मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 51वीं कक्षा। तो 26वां अभ्यास चल रहा था, उसका प्रथम भाग हमने देख लिया था। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो शब्द इसमें प्रयोग में आएंगे, पयस शब्द का प्रयोग दिखाएंगे ये, और क्षत्रि प्रत्यांत शब्द जो कि लट लकार के स्थान में होता है उनका प्रयोग आएगा, और श्रु धातु श्रु श्रवणे स्वादिगण की, और जश्त्व संधि जो दिखाया था ना पीछे सूत्र, झलाम जश झशी, तो इस संधि को भी दिखाएंगे। और पक्षी वर्ग, पक्षियों के नाम पीछे दिखाए थे इन्होंने, उनका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और जिन पक्षियों के नाम आए थे यहाँ पर उसमें सभी अकारांत और पुल्लिंग शब्द हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर प्रयोग देखेंगे वाक्यों में। तो पहला वाक्य, वह पढ़ रहा है, तो ये क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग दिखाने के लिए इस तरह से इन्होंने वाक्य की रचना की है। नहीं तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह पढ़ता है। तो पढ़ता है में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी का स्वभाव बताया जा रहा है कि भाई आजकल क्या करते हो, कि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने का कार्य चल रहा है मेरा, लेकिन उस समय पढ़ रहा है ये आवश्यक नहीं है जिस समय पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ जब रहा शब्द बोल देते हैं वाक्य में कि वह पढ़ रहा है, तो उसी समय के काल को ध्यान में रखते हुए पठन क्रिया की निरंतरता बताई जा रही है। तो उसी अर्थ को कहने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। यद्यपि क्षत्रिय प्रत्यय करने वाला सूत्र ऐसा नहीं कह रहा है, क्योंकि वहां तो वर्तमाने का अधिकार चल रहा है। देखो निकाल के देखो सूत्र, वर्तमानी लट सूत्र जहां पर आ रहा है, तो वहीं देखो 21 पृष्ठ पर, 21 पृष्ठ पर वर्तमानी लट जो सूत्र है 123 संख्या पर, और ठीक इसी के नीचे आ रहा है लटः क्षत्रिय शान चाव सूत्र। तो इसका अर्थ यही तो निकलेगा कि जिस अर्थ में या जिस काल में वर्तमानी लट सूत्र लट लकार कर रहा है, उसी काल में तो करेगा ये, उसी काल में लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानत हो जाएंगे। तो क्रिया की निरंतरता और निरंतरता न होना, ये दो भेद हमने देखे कि जब निरंतरता नहीं कही जा रही है तो लट लकार का प्रयोग कर दिया, जब निरंतरता कही जा रही है तो क्षत्रिय प्रत्यय का या शानच का प्रयोग कर दिया। लेकिन ये बात सूत्र में थोड़ी बताई गई है। तो कुछ बातें हमें प्रयोग के आधार पर पता लग जाती हैं कि जब ये प्रयोग हमें दिखाई दे रहे हैं, लट लकार के प्रयोग भी दिख रहे हैं, और क्षत्रिय प्रत्यांत शानच प्रत्यांत के प्रयोग भी दिखाई दे रहे हैं, उन प्रयोगों से पता लगता है कि वहां किस अर्थ में ये प्रयोग किए जा रहे हैं। वर्तमान काल दोनों है, वर्तमान काल दोनों है, लेकिन वर्तमान काल होते हुए भी निरंतरता का बोध दोनों स्थानों पर नहीं हो पाएगा। लटलकार के हम दोनों अर्थ कर सकते हैं। अगर कोई पढ़ रहा है, पठन क्रिया चल रही है उसकी, तब भी कह सकते हैं कि किसी से पूछा भाई क्या कर रहा है, कि वह पढ़ता है, यानी कमरे में बैठ के
पढ़ रहा है तो उसको भी स पठति कह सकते हैं। और स्वभाव यदि पूछ रहे हैं या कोई कार्य, भाई जीवन में क्या करते हो आजकल, कि नौकरी कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, या ये कोई भी कार्य जो करने की बात आती है कि डॉक्टरी कर रहे हैं, तो उस अवस्था में वो पूरा ही कार्य उसका बताया जाता है, वहां उस समय वो कर रहा हो। जैसे कुंभकार से पूछे भाई क्या करते हो, घड़ा बनाता हूँ, लेकिन जिस समय वो उत्तर दे रहा है उस समय थोड़ी घड़ा बना रहा है, वो भोजन कर रहा है या कुछ और कर रहा है, कहीं यात्रा कर रहा है, कि तब भी क्या करते हो, कि घड़ा बनाता हूँ। अब यहाँ घड़ा बना रहा हूँ यदि ये बोलेगा तो कहेंगे अभी तो नहीं बना रहे घड़ा, वहां निरंतरता का बोध होने लगता है। तो ऐसे समय पर भेद करने के लिए प्रत्यय भी दो प्रकार के, एक तो लट लकार हो ही गया, और दूसरे प्रकार में उसका आदेश करके उसको बदल दिया गया, क्षत्रिय शांच कर दिया। बस ये अंतर होता है इसमें। तो वह पढ़ रहा है, तो स, अब पठत शब्द जो बना है मूल, क्योंकि पठ धातु से लट लकार, लट के स्थान पर क्षत्रि, क्षत्रि का बचेगा अत। अब ये क्षत्रि प्रत्यय सार्वधातुक है या आर्ध धातुक है? सार्वधातुक आचार्य। प्रश्न कर रहे हो या उत्तर दे रहे हो? उत्तर दे रहा हूँ, सार्वधातुक। हाँ, सार्वधातुक है। सूत्र भी साथ में बोल दिया तो और स्पष्ट हो जाता है कि तिंक्षित सार्वधातुकम। और सूत्र नहीं बोलना है तो थोड़ा साथ में और प्रमाण के रूप में ये वाक्य भी जोड़ दिया कि षित होने से सार्वधातुक है। तो इस तरह से उत्तर जो है ना एक परिपूर्ण प्रामाणिक माना जाता है फिर, कि वक्ता जो बोल रहा है तो उसको ये भी पता है कि सार्वधातुक किन कारणों से है। तो कारण क्या है? षित होना, ये कारण भी साथ में जुड़ गया। अब षित है, सार्वधातुक है, तो उस अवस्था में फिर विकर्ण भी आएंगे। विकर्ण आएंगे नहीं आएंगे? तो हम जैसे पीछे अब तक समझते आए हैं कि चार लकारों में होते हैं विकर्ण, और चार लकारों में होते हैं, इसका अर्थ हम लेते हैं कि उन लकारों का हम प्रयोग भी कर रहे हैं। तिप्तसी आदि ला करके तिंगंत बना लिए हमने, लेकिन यहाँ तो हम तिप्तसी नहीं ला पाए, हमने सीधा लट के स्थान पर ही क्षत्रि कर दिया, और क्षत्रि करते ही शब्द बन गया ये कृदंत। कृदंत बन जाएगा ना, कृदंत बनने से बन गया प्रातिपदिक। कृदंत क्यों बन गया? अच्छा, लट लकार यदि करें जैसे पट धातु के आगे, यद्यपि ये विषय यहाँ का नहीं है लेकिन फिर भी प्रसंगवश पता होना चाहिए हमें, कि हमने पट धातु से लट लकार यानी कि लट प्रत्यय किया। लकार तो इसलिए बोलते हैं ना इनमें कि लकार लब शेष रहता है इनका, ये लकार कोई संज्ञा नहीं है पाणिनि की। लकार क्यों कहते हैं कि इनमें लट लाओ आप या लिट लाओ, लुट लाओ, कुछ भी लाओ, शेष क्या रहेगा? केवल लकार शेष रहता है। इसलिए सभी को एक साथ यदि बोलना होता है तो लकार बोलेंगे, लेकिन है तो प्रत्यय ही। तो पठ धातु से लट प्रत्यय आया। अब ये लट प्रत्यय बताओ, ये कृत संज्ञक है या नहीं है? क्योंकि धातु के अधिकार में है, तो धातु के अधिकार में होगा तो कृत तो होना ही है। तो फिर जिस अवस्था में पठ के आगे लट है, उस अवस्था में ये पूरा समुदाय पठ लट, ये कृदंत बना कि नहीं बना? और कृदंत बनने से प्रातिपदिक, प्रातिपदिक बनने से स्वाद्योत्पत्ति, तो पठ लट के आगे सुप्रत्यय आने लगेगा। लेकिन होता क्या है कि लस्य सूत्र बैठा हुआ है। लस्य सूत्र वो लकार के स्थान पर बहुत सारे आदेश लेकर के पूरा थाली भर के बैठा हुआ है, 18 प्रत्यय बैठे हुए हैं वहां पर, वो सब आने को तैयार है ना लकार के स्थान पर। और जब वो आ जाएंगे तो भले ही आप लकार की कृत संज्ञा कर लो, लेकिन तिबाद व्युत्पत्ति होते ही कृत संज्ञा अब नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी बताओ? एक बार और आचार्य जी प्रश्न। देखो, जब तक हमने तिबादी आदेश नहीं किए तब तक हम लट लकार को कृत कह सकते हैं या नहीं?
कहेंगे ही, क्योंकि धातु के अधिकार में जो भी प्रत्यय आएंगे उनका नाम कृत होता है। तो लट्लकार भी धातु के अधिकार में है, कृत नाम हो गया इसका। अब लस्य के अधिकार में तिप्तस जी सूत्र ने तिवादी आदेश कर दिए, तिप प्रत्यय ले आए हम। तो लट के स्थान पर तिप हुआ है, तो लट यदि कृत है तो तिप भी कृत होना चाहिए, स्थानीय पदादेशो नल विधौ। तो ती प्रत्यय ये कृत है या नहीं, ये प्रश्न था मेरा। ये कृत नहीं है, क्यों नहीं है? ये धातु से संबंधित है। तो धातु से संबंध प्रत्यय का ही तो नाम कृत होता है, और किसका होता है? प्रातिपदिक संबंध प्रत्यय का नाम थोड़ी कृत होगा। जो प्रत्यय धातुओं से आते हैं उन्हीं का तो नाम कृत होता है, धातु के अधिकार में ही तो है कृतिंग सूत्र। अतिंग का है ना आचार्य जी? तो इतनी देर में क्यों पकड़ में लाई है? कृत अतिंग, तो जब तक हमने तिंग आदि तिप आदि आदेश नहीं किए थे तब तक तो कृत था ये, लट लेट लुट आदि थे या नहीं थे कृत। लेकिन तिवादी आदेश करते ही अब वो अतिंग जो निषेध कर रहा है वो कैसे होने देगा कृत अब? तो अब प्रश्न उठेगा कि फिर लकार की हम कृत संज्ञा क्यों करेंगे? अब क्यों करेंगे? क्योंकि लकार स्वयं लकार के रूप में रह नहीं पाएगा, कोई न कोई उसके स्थान पर आदेश आ जाएगा। अकेले लकार का प्रयोग दिखाओ मुझे कहाँ होता है कि कुछ भी आदेश न करें उसको। कभी प्रयोग हो पाएगा लकार का अकेले? धातु के आगे लकार रख दो, प्रयोग करने लायक बन गई धातु। क्योंकि लस्य सूत्र क्या करेगा फिर? लस्य के अधिकार में जो आदेश किए गए हैं ये कहाँ फिर चरितार्थ हो पाएंगे कि हम तो पट के आगे लट ला करके और प्रयोग करने लगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदेश अनिवार्य होने हैं। अच्छा, अब ये जो सूत्र है यहाँ पर लटह क्षत्रिय शान चा, ये वर्तमान लट के नीचे ये क्या करता है कि लट लकार आया और तुरंत ही उसी लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच कर दिए। अब लस्य सूत्र कुछ नहीं कर पाएगा, तिप्तसी सूत्र जो है ना, क्योंकि लकार रहा ही नहीं है, रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो लकार के स्थान में कर रहा था। हमने क्या कर दिया कि क्षत्रिय ले आए हम उसके स्थान पर, तो स्वरूप ही सारा बदल गया प्रत्यय का अब तो जब क्षत्रिय शानच नहीं करेंगे तब तिवादी होंगे। तो वो मेरा कहना कथन था कि लट भले ही हम कृत संज्ञा न करें उसकी, इसलिए कि लट लकार या कोई भी लकार स्वयं इस रूप में लकार के रूप में प्रयोग नहीं होता इनका, इसलिए उनकी संज्ञा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब हम तिवादी आदेश कर लेते हैं तब तो कृत संज्ञा होनी ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमने तिवादी आदेश नहीं किया, यहाँ तो हमने क्षत्रिय शानच आदेश किए हैं। अब इनका नाम कृत होगा कि नहीं, होगा, क्षत्रिय शानच का? होगा। क्योंकि ये तो तिंग नहीं है ना, यहाँ तो कृतिंग सूत्र कृत संज्ञा करेगा ही, और करेगा तो पठ और अत विकर्ण भी आएगा, शप शप का आकार अतोगणे से मिला लेंगे। अब ये जो पठत शब्द बना ये कृदंत हो गया, लेकिन पठती कृदंत नहीं है। हो गया ना स्पष्ट? अब पठती कृदंत नहीं है तो उनके आगे स्वादुत्पत्ति नहीं होगी। पठत क्योंकि कृदंत है, अब ये सुआदि प्रत्यय आएंगे अब सारे। इस तरह से इनके रूप चलते हैं फिर। तो पठत का रूप चलेगा प्रथमा के एक वचन में पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तम, पठन्तौ। इनके सर्वनाम स्थान जब तक रहेंगे तब तक नुमागम भी करना होगा हमें। सर्वनाम स्थान से आगे निकल जाएंगे तो नुमागम नहीं होगा। उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो। तो स पठन अस्ति, एक है स इसलिए एक वचन आ गया। तौ लगा देंगे तो पठन्तौ, ते लगा देंगे तो पठन्तः, तम लगा देंगे तो पठन्तम। इस तरह से विभक्ति बदलती रहेंगी। अब आगे वे दो पढ़ रहे हैं तो यहाँ तऊ आ गया, तऊ आ गया, उधर भी पठन तऊ आ गया।
तौ पठन्तौ स्तः। ऐसे ही बहुवचन में ते पठन्तः सन्ति। और ये चर्चा पीछे हो चुकी थी जब हमने ये अभ्यास प्रारंभ किया था कि जब क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग होता है तो साथ में अस धातु का प्रयोग और करते हैं, क्योंकि क्रियावाचक का तात्पर्य तिङंत पद वाक्य में कोई होना चाहिए, तो वाक्य अच्छा लगता है, एक लगता है कि हाँ सुसज्जित वाक्य हमने बोला है। यद्यपि धातु पठ है, क्रिया तो है वाक्य में, हम यदि इतना ही बोले हैं कि सह पठन, तो देखा जाए तो वाक्य पूरा है ये, क्योंकि पठन क्रियापद ही तो है, लेकिन तिङंत इसमें पद नहीं है कोई वाक्य में। तो सपठन का अर्थ हो गया वह पढ़ता हुआ। तो क्रिया अस धातु छिपी रहती है वाक्य में, वैसे तो नहीं कहेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वाक्य अगर अच्छा बनाना है तो हम अस धातु का भी साथ में प्रयोग करते हैं, और अस का ही प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि क्रिया का प्रयोग करने लगा कि सपठन करोति, कैसा लग रहा है वाक्य? कुछ निकलेगा अर्थ कि वह पढ़ता हुआ करता है। अगर ऐसा बनाना भी है तो इस तरह से बोल सकते हैं कि सपठन कार्यम करोति, कुछ और साथ में सपठन भोजनम करोति, पढ़ भी रहा है खा भी रहा है, इस तरह से तो बोल सकते हैं। यानी कुछ बताना पड़ेगा ना क्या कर रहा है पढ़ने के साथ साथ। और उस अवस्था में फिर वो अस धातु का प्रयोग नहीं करेंगे, ज सपठन भोजनम करोति। अब थोड़ी कहेंगे, क्योंकि हम अस धातु का प्रयोग तो पढ़ना क्रिया को नहीं बोलने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि एक तिङंत पद और आ गया उसमें, भोजनम करोति, उसने वाक्य पूरा कर दिया। तो स पठन अस्ति, तौ पठन्तौ स्तः, ते पठन्तः सन्ति, त्वं पठन असि। अब यहाँ युष्मद शब्द का प्रयोग हो रहा है, तब भी पठन पठन्तु पठन्ता में थोड़ी अंतर आएगा। वो तो तिङंत पदों के साथ में हम पुरुष का व्यवहार करते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लेकिन अस धातु में अंतर आ जाएगा, वो मध्यम पुरुष की आएगी। तो त्वं पठन असि, यूयम पठन्तः स्थ। यहाँ द्विवचन का इन्होंने नहीं दिया है, हम कह सकते हैं युवाम पठन्तौ स्थः। यूयम पठन्तः स्थ। ऐसे ही अहम पठन अस्मि, आवाम के साथ बोलेंगे तो आवाम पठन्तौ स्वः, और वयम पठन्तः स्मः, यहाँ इन्होंने बोल दिया है इसको। अब स्त्रीलिंग में जब बनाएंगे तब पठत शब्द का बनेगा फिर पठती, ये मूल शब्द हुआ। और इस मूल शब्द को बनाने के बाद जब रूप चलाएंगे तो उस अवस्था में थोड़ा भेद रहता है। अब रूपों में सारे एक जैसे नहीं बनेंगे, वहां भेद क्या रहता है चलो उसको भी आज देख लेते हैं। तो नुमागम का प्रकरण निकालो। ये मैंने पिछली बार ही बताया था कि जब प्रकरण शब्द बोला जाए तो फिर अध्याय पाद संख्या आदि कुछ नहीं चाहिए, सीधे प्रकरण में पहुंच जाओ। तो कहाँ है नुम का प्रकरण, कुछ जानकारी मुझे भी दो थोड़ी। सप्तम अध्याय द्वितीय पाद के 58 सूत्र, इति तो नुम धातो। हाँ, तो ये नुम का प्रकरण है यहाँ। और कहाँ तक जाता है ये? दृक् स्ववस् स्वतवसाम छंदसी, जो 83 संख्या के सूत्र तक जाता है ये। तो नुम को अंडरलाइन करके आगे लिख भी सकते हो 83। तो देखो यहाँ पठती हमने बना लिया, पठ क्षत्रिय प्रत्यय अथ पठत, और स्त्रीलिंग में ऋन्नेभ्यो ङीप, क्योंकि क्षत्रिय में री है ना, री नहीं, ऋन्नेभ्यो नहीं, उगितश्च सूत्र से ऋन्नेभ्यो ङीप के आगे ङीप की अनुवृत्ति लेकर के उगितश्च, क्योंकि री की इसमें इत संज्ञा हुई है, और री की इत संज्ञा होने से पूरा शब्द कैसा बन गया? उगित। उक इत यस्य, उक प्रत्याहार में री आता ही है,
तो जो शब्द उगित होते हैं और उनका यदि स्त्रीलिंग में प्रयोग करना हो हमें, तो स्त्रियाम के अधिकार में उगितश्च सूत्र नीप प्रत्यय और जोड़ देता है। तो क्या बन जाएगा? पठती। ठीक है ना। अब जैसे नदी के रूप चलते हैं वैसे चलाने चाहिए हमें, तो चलाएंगे वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर एक और आएगा। तो वो अंतर दिखाने के लिए मैंने नुम के प्रकरण को यहाँ उठाया था। तो देखो यहाँ सूत्र है एक 81 संख्या पर, शप शनोर नित्यम। अब यहाँ अंतर आएगा किस गण की धातु है ये देख करके। पर धातु भ्वादि गण की है, और भ्वादि गण में हम विकरण कौन सा लाते हैं? शप। तो शप जहां विकरण आता है वो धातुओं से, गुण धातुओं को लिया, और श्यन जहां विकरण आता है दिवादी गण की धातुएं, वो भी सूत्र के का विषय बनेंगी। अर्थात भ्वादि गण की या दिवादी गण की किसी धातु से हमने यदि क्षत्रिय प्रत्यय किया है, ठीक है ना, तो उस अवस्था में ये नुमागम करता है, शब शनोर नित्यम। ठीक है ना, शब शनोर नित्यम। तो ऊपर से देखो क्या है इसके सूत्र? आछि नद्योर्नुम। हाँ, आछि नद्योर्नुम। तो यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, वैसे तो नुन की अनुवृत्ति पीछे से आ रही थी, लेकिन बीच में थोड़ा व्यवधान पड़ गया था। तो व्यवधान पड़ने के कारण से यहाँ नुम आगम का विधान फिर से कर दिया है, आछि नद्योर्नुम। और उसी नुम को फिर यहाँ आगे ले लेते हैं 81 संख्या पर। तो यहाँ जो हम सूत्र लगाएंगे, तो पहले आछि नद्योर्नुम को समझो यहाँ पर कि ये क्या कह रहा है। ठीक है ना। तो इस सूत्र को यदि हम लेंगे, हमने दूसरा पाद बोला था, सातवें अध्याय का दूसरा पाद नहीं है ये, प्रथम पाद में है ये नुम का प्रकरण। जी जी जी। तुमने दूसरा पाद ऊपर पढ़ लिया होगा ना, ऊपर जो लिखा है सप्तम अध्याय द्वितीय पाद, तो ये तो वहां दूसरा पाद प्रारंभ हुआ है उसी पृष्ठ पर, लेकिन ये प्रथम पाद का पूरा विषय है ये। तो इस तरह से यहाँ पहले इसको देखो, आछि नद्योर्णम। तो आछि नद्योर्णम क्या कहता है? इसमें है शब्द आत, और आत का अर्थ हो गया अवर्णांत अंग से उत्तर। अवर्णांत अंग से उत्तर, जैसे यहाँ पर पठ और शब का अ, पठ, आगे फिर क्षत्रिय का है अत। ठीक है ना, अवर्णांत अंग से उत्तर। तो अवर्णांत अंग हो गया शब्द को मिला करके पठ, उससे उत्तर क्षत्रिय रहेगा, आ रहेगा यहाँ पर आवर्णांत है। आ आ आत, आत पंचमी का एक वचन है ये, अ का आत। हाँ। जैसे आत गुणा में है नहीं, वैसे यहाँ पर है अ का आत। तो अवर्णांत, अकारांत नहीं बोलेंगे, क्योंकि कार लगाते ही फिर तो ह्रस्वकार ही लिया जाएगा, ये तपर नहीं है, पंचमी का एक वचन है। तो अवर्णांत अंग से उत्तर है, और ऊपर से आ रहा है इसमें 78 संख्या से शतुहु, न अभ्यस्तात् शतुहु, गुस्सा कुछ हो गया है। तो अवर्णांत अंग से उत्तर, अवर्णांत अंग हो गया पाठ, उससे उत्तर। क्षत्रिय प्रत्यय को, शतु में षष्ठी है, तो क्षत्रिय प्रत्यय को नुम आगम हो जाता है। देखो पहले स्थिति समझो, पठ, फिर शप का अ, फिर क्षत्रिय प्रत्यय का अत, और फिर उगित से हमने नीप किया था। हम पठती की बात कर रहे हैं अभी, तो यहां हमने नीप किया था। अब शब का अ तो मिला दो इधर ठा में, तो पठ। ठीक है ना, फिर आगे अत, क्षत्रिय का अत, और फिर ई। अब इस सूत्र को समझ पाओगे कि अवर्णांत अंग से उत्तर क्षत्रिय प्रत्यय को विकल्प करके, विकल्प आ रहा है वानपुंसकस्य से, कि विकल्प करके नुमागम होता है। कब होता है? तो कहा शी नद्यो हो, शी परे हो, या फिर नदी संज्ञा जिस कारण से होती है, जिन प्रत्ययों के कारण से,
वो प्रत्यय परे हो। तो यहाँ पर जो उगितश्य से हमने ङीप किया है, ये नदी संज्ञा कराएगा कि नहीं? यू स्त्र्याख्यो नदी, जो नदी संज्ञा करता है दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत की, तो ई जो प्रत्यय है ये ङीप का ई, ये नदी का कारण बन रहा है कि नहीं? जी। इसके परे रहते, तो इसके परे रहते अब यहाँ पर इसने क्षत्रिय को नुमागम कर दिया, ठीक है ना, नुमागम कर दिया इसने। अब नुमागम कर दिया तो उस अवस्था में क्षत्रिय में नुमागम कहाँ बैठेगा करके, मित है ना, मिर्च अंत्यात पर से अ के आगे, इनके अत का बन जाएगा अंत, अत का क्या बन गया? अंत। तो अब स्थिति क्या बन गई? पठ शब का अ मिला करके, और फिर क्या बन गया? अंत। अंत और ई। फिर ई प्रत्यय है आगे। तो पूरा मिलाकर के क्या बन गया? अब पठन्ति। पठंती बना शब्द, ये मूल। अब पहले हमने बनाया था पठती, तो पठती ठीक है कि क्षत्रिय प्रत्यय हमने किया है, तो पठती, लेकिन यहां इस सूत्र के द्वारा अब ये बना पठंती। लेकिन ये आछी नद्योन्नम सूत्र, ये ऊपर से इसमें वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, तो वाक्य अनुवृत्ति आ जाने के कारण से दूसरे पक्ष में फिर पठती ये भी रूप बनने लगेगा। समस्या आ गई समझ में? हमें करना है नित्य ही नुमागम, यहां पर हमें करना है नित्य नुमागम। अच्छा, इसने आकारांत अंग ले लिए, आकारांत अंग देखो कहाँ कहाँ बन जाएंगे विकरण में, जरा बताना मुझे। देखो, शप विकरण करेंगे तब भी आकारांत अंग बन जाएगा, श्यन विकरण करेंगे तब भी आकारांत अंग बन जाएगा, तुदादिभ्य शह श विकरण करेंगे तब भी आकारांत अंग बन जाएगा, शुनु करेंगे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इस तरह से तीन गणों की धातुएं आ गई आकारांत अंगों में, तुदादिगण, दिवादिगण और भुवादिगण, ये आ गई। अब ये आ गई तो इस अवस्था में इस सूत्र ने आकारांत अंग कह करके सभी गणों की धातुएं ले ली, यहाँ तीनों गणों की, और विकल्प से नुमागम करने लगा। अब देखो अगला सूत्र क्या, अब समझ में आएगा कि शप शनोर नित्यम, शप शनोर नित्यम, इसने दो विकरणों का नाम लिया ना, शप और शन का। अब ये क्या कह रहा है कि शप और शन ये परे रहते, नहीं, शप और शन इनके कारण से यदि कोई शब्द, यानी कि शप और शन ये प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद जब आए हैं विकरण के रूप में, और उस अवस्था में यदि कोई अकारांत अंग बन रहा है तब नुमागम नित्य होगा। तो यहाँ शप ही तो किया है हमने, पठती शब्द बनाया था जब, तो शप ही तो किया है, तो इस सूत्र से नित्य ही नुमागम होगा। अब मूल शब्द बना हमारा पठंती, अब पठती नहीं है, अब नदी के समान चला और बेधड़क, अब कोई चिंता नहीं। तो ये इसमें ध्यान रखना होता है क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद। और वैसी जो धातुएं हैं अन्य गणों की, तो वहां तो क्षत्रिय आएगा, स्त्रीलिंग में भी हम नीप कर लेंगे, लेकिन नुमागम नहीं हो पाएगा, वहां नुमागम नहीं होगा, क्योंकि नुमागम के दो ही सूत्र तो आए, आछीनद्योर्नम और शपशनोर नित्यम, ये आ गए बस। तो अब इस तरह से अगर हम आछीनद्योर्नम का उदाहरण लेंगे तो कौन से बनेंगे? तुदादिगण की धातुओं के, तुदादिगण की धातुओं के, या फिर हम जो है लिट लकार का प्रयोग करें। अब कहोगे कि लिट लकार कहाँ से आ गया, हम तो क्षत्रिय प्रत्यय कर रहे थे लट लकार के स्थान पर। उलझन तो नहीं आ रही है? माथा पच्ची चल रही है ना? अभी तक हमने यही तो सीखा था कि लट लकार के स्थान पर क्षत्रिय और शानस प्रत्यय हो जाते हैं। ये तो और नई बीमारी आ गई कि लिट लकार में भी हम कर सकते हैं, है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्षत्रिय और शानच का नाम क्या रखा है पाणिनि ने अलग से? चलो अभी इसका रहस्य खोलते हैं। पहले क्षत्रिय शानच प्रत्यय करने का सूत्र निकालो, वही वर्तमाने लट के नीचे, वर्तमाने लट के नीचे सूत्र क्या बोला था? लटः क्षत्रिय शांचाव प्रथमा समानाधिकरणे इसके आगे क्या सूत्र है? संबोधने च।
और उसके आगे, लक्षण हेत्वोः क्रियायाः और आगे, तौ सत् तऊ सत। ये तऊ कौन है? दोनों आचार्य कौन दोनों? क्षत्रिय और शानच? क्षत्रिय और शानच इन्हीं की बात हो रही है। ये दोनों, ये नाम है, संज्ञा सूत्र है ये। इनका नाम क्या होता है दोनों का? तौ हम्म, तऊ तो ये क्षत- दोनों प्रत्ययों को बोल रहा है। क्षत्रिय और शानच। हाँ, क्या नाम होता है इनका? अरे सत नहीं लिखा हुआ है? सत जी। सत नाम होता है इनका। वो सच्चिदानंद वाला सत मत ले लेना। यहाँ सत का अर्थ नित्य नहीं है। यहाँ सत का अर्थ नाम ही है बस, केवल। जैसे वृद्धि का नाम क्या है? बढ़ना नहीं। वृद्धि नाम किसका है? आ आई औ। तो सतनाम किसका है? व्याकरण क्षत्रिय में। और शानच। व्याकरण में सतनाम किसका है? क्षत्रिय और शानच का। क्षत्रिय का। ये संज्ञा पहली बार सुनी है आज, है ना? अब रही बात कि हम लट के स्थान पर कर रहे थे इनको, चलो नाम भी रख लिया हमने, कोई बात नहीं है। अब एक सूत्र यहाँ तुम्हें दिखाई देगा कि ये तो हमने लट के स्थान पर कर लिया, अब हमें करना है लिट के स्थान पर। ठीक है ना? तो लिट के स्थान पर लिट लकार का सूत्र है कौन सा? पहले तो लिट लकार का सूत्र निकालो। लिट लकार करने का सूत्र एक दिन मैंने सारे गिनाए थे, अलग अलग लकारों के। लृट् शेषे च इसके आगे सूत्र क्या है? लृटः सद्वा अनद्यतने लृट्। अरे आगे और दूर नहीं भागना है। नहीं, लृटः लिट के ही स्थान की बात हो रही है। तो देखो, लिटः सद वा, लिट लकार के स्थान पर सत हो जाता है विकल्प करके। अब सत क्या है हमने सीख ही लिया अभी, क्षत्र शानच। क्षत्रिय शानच। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि लिट लकार के स्थान पर विकल्प करके क्षत्रिय और शानच शानच। भी हो जाते हैं, और तिवादी भी होंगे, बात लग रही। अच्छा, जब लिट के स्थान पर हम क्षत्रिय और शानच करेंगे तो लिट में कौन सा विकरण आता है? आर्धातु का आचार्य। स्या और तासी, स्या प्रत्यय, स्या आता है नहीं आता है? स्यतासी लिरि लुटो हो। मैंने नाम नहीं पूछा था, मैंने कहा था कौन सा विकरण आता है। तो स्या विकरण आता है वहां, और स्या विकरण यदि लाएंगे तो अकारांत अंग बनेगा कि नहीं? पठ ई स्या पठिष्य। आगे फिर क्षत्रिय प्रत्यय बैठा हुआ है, तो पठिष्य अकारांत अंग बना। वो भी इसका विषय बनेगा आछी नद्योन्नुम का, अकारांत हो गया ना अंग। ये दिखाने के लिए मैंने ये बात रखी थी। चलो इसको यहीं छोड़ते हैं, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाएगा, क्योंकि फिर अधिक विषय उलझन पैदा करने लगता है। तो यहाँ हम वर्तमान काल तक ही रहेंगे, और हमें स्त्रीलिंग का जो शब्द बनाना था पठंती, वो हमने देख ही लिया। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि सा पठंती अस्ति। अब सा इसलिए बोला है क्योंकि पठंती स्त्रीलिंग का है, और द्विवचन में बोलेंगे तो सा ते ताह, ते पठन्त्यौ स्तः, फिर ताह पठन्त्यः सन्ति, पठन्ती पठन्त्यौ पठन्त्यः, नदी नद्यौ नद्यः, सब उसी प्रकार के रूप चलेंगे। अब इन्होंने आगे भूतकाल का प्रयोग दिखा दिया है, तो अस धातु का जब प्रयोग करेंगे तो वर्तमान काल में अस्ति स्तः सन्ति बोलेंगे, और भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग कर दो, आसीत आस्ताम आसन, इस तरह से। तो सपठन आसीत। अब यदि भविष्य काल में कहना है हमें कि वह पढ़ता हुआ होगा, अभी नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता हुआ होगा, तो सपठन भविष्यति, ये भी अस का ही प्रयोग है, लेकिन आर्धातुक प्रत्यय जब आगे होते हैं तो अस के स्थान पर भू आदेश हो जाता है, अस्तेर भू। तो अशिष्यति कभी नहीं बनेगा अस का रूप, भविष्यति बनेगा। आगे द्वितीय व्यक्ति का दिखा दिया, पठंतम। पठंतम शिष्यम पश्य, पढ़ते हुए शिष्य को देखो। चतुर्थी में पठते, केवल आगे प्रत्यय जोड़ते जाना है, बस ये प्रत्यय लगा दो पठत के आगे, पठते। पठते शिष्याय दुग्धम देहि, पढ़ते हुए शिष्य को दुग्ध दे दो।
ऐसे ही स हसन भोजनम पचन बालिकाम पश्यन पुष्पम जिघ्रन जलम च पिबन अस्ति। तो हस धातु से इतना कार्य कैसे कर सकता है आचार्य जी बालक? तो ये तो दिखाना है मात्र इनको, तभी तो मैंने एक बार चर्चा की थी ना कि इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो वाक्य बड़े विचित्र से लगते हैं। केवल ठीक है कि हमें हस धातु से क्षत्रिय करेंगे तो हसन बन जाएगा, पच से करेंगे पचन बन जाएगा, जिन वाक्यों में हम प्रयोग करें उनमें सार्थकता भी तो दिखाई दे। तो वो यहाँ पर उस कसौटी पे मत कसना यहाँ के वाक्यों को। वो यदि कसना है तो वहां कसना, फिर संस्कृत वाक्य प्रबोध में वहां ऐसा कोई निरर्थक वाक्य नहीं दिखाई देगा। हर वाक्य से शिक्षा मिल रही है वहां, हर वाक्य से। इनकी कहने को संस्कृत सिखा रहे हैं महर्षि दयानंद, लेकिन उसके साथ साथ सिद्धांत भी सिखा रहे हैं। वो बहुत जानकारियां दी हैं उन्होंने। देखो ना, पूरा कोर्स ही बता दिया कि किसके बाद क्या क्या पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ने के बाद क्या करें जीवन में, सब विषय आए हुए हैं वहां। तो हसन पचन पश्यन जिग्र, यहाँ पर जैसे पश्यन में दृष्ट धातु है, तो अब क्योंकि जब हम शप प्रत्यय लाएंगे तो सावधातुक संज्ञा होने से शित प्रत्यय आगे आ जाने से दृष्ट को पश्चादेश भी हो जाएगा। ऐसे ही घ्रा को जिग्र हो जाएगा, पा को पिब हो जाएगा। तो इस तरह के बनेंगे फिर रूप। आगे असुन प्रत्यांत का दिया, क्योंकि इस अभ्यास में असुन प्रत्यांत शब्द आए थे पीछे। तो पयः पिब, कौन सी व्यक्ति है पयः में? द्वितीय एक वचन। हाँ, द्वितीय का एक वचन। यशांसी इच्छा, यश को यशों को चाहो, तो यहाँ यशस का बहुवचन में यशांसी, ये कौन सी व्यक्ति का है? द्वितीय बहुवचन। ये भी द्वितीय का बनेगा। सवचनम शृणोति। अब यहाँ श्री धातु का प्रयोग दिखाना चाह रहे हैं ये। तो श्री का लट लकार में श्रुवः श्री च, चार लकारों में शुरू के स्थान पर श्री आदेश। शुनु प्रत्यय जोड़ दो आगे, तो शृणोति, शृणोतु लोट लकार, अशृणोत लंग लकार, इस तरह से। तो सवचनम शृणोति, शृणोतु, अशृणोत वा। आगे आप धातु, ये भी स्वादिगण की है। तो स्वादिगण की है तो यहाँ पर भी स्वादिभ्य शृणु से शृणु प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, शृणोति में, शृणोति जो पीछे बोला हमने, इसमें श्री को गुण क्यों नहीं हुआ? श्री को, री को गुण होना चाहिए ना। सार्वधातु कार्धातु का यो इगंत अंग को गुण होता है, सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या आर्धातुक प्रत्यय परे हो। तो शून्य प्रत्यय शित है तो सार्वधातुक है, तो श्री को सार्वधातुक कार्धातुक की ओर से गुण होना चाहिए। इनके शरणोति ऐसे बनना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? शून्य प्रत्यय सार्वधातुक है या नहीं है? चलो ये बताओ, शून्य का नू बचेगा ना। अब सार्वधातुक पर ही संदेह करने लगे। अरे शित है तो सार्वधातुक होगा ही जी, लेकिन क्या पकार अनुबंध है इसमें? नहीं है। तो अपित है कि नहीं है? अपित है। तो अपित सार्वधातुक तो बहुत प्रसिद्ध, अब तक तो अभ्यास हो जाना चाहिए कि अपित सार्वधातुक हमेशा ङित के समान होते हैं। सार्वधातुकम अपित, ये तो बहुत ही व्यापक सूत्र है। और जब ङित के समान हो गया, ङितवत हो गया, तो फिर किंगतिचा कैसे गुण होने देगा? रोक लगा दिया। हाँ, रोक लग गई। तो आप धातु से भी शुनु प्रत्यय करके, अच्छा, और शुनु को गुण हो गया। देखो शृणोति में, शृणोति में शुनु प्रत्यय के कारण से श्री को गुण नहीं हो पाया, क्योंकि शुनु प्रत्यय स्वयं में ङित है। लेकिन तिप को, जो तिप आगे आ रहा है, और तिप को मान करके अंग कितना बना? श्रीणु। अच्छा देखो, यहाँ दो अंग हैं। देखो ये बातें समझने की होती हैं सारी, बहुत हमें अभ्यास होना चाहिए इन बातों का। यहाँ दो प्रत्यय हैं, शुनु और तिप, दो प्रत्यय है कि नहीं है?
तो दो प्रत्यय हैं, तुम दो अंग बना सकते हैं नहीं यहाँ पर? अब कौन कौन से दो अंग बताओ? एक शृणु आचार्य और एक, और एक विकर्ण। ये नहीं बनी बात। आप बताओ राघवेंद्र जी, दो अंग कौन कौन से हैं यहाँ? मुख्य धातु का श्रु और फिर स्नु जो है। हैं? पहले क्या बोले आप? यो श्रु का जो ये है ना धातु, श्रु धातु, वो श्रु। श्री श्री श्री, हाँ, शुरू को श्री हो गया है। श्री, और वो स्नु ये जो ये आता है उसको यानी कि नंबर एक अंग कौन सा है? श्री। श्री। नंबर दो अंग कौन सा है? श्री णु। हाँ, नु। बस एक प्रत्यय छूट जाएगा। अब कोई कहे कि श्रृणोती भी अंग है पूरा? नहीं, क्योंकि आगे कोई प्रत्यय परे है ही नहीं। अंग संज्ञा प्रत्यय करवाता है। अब दो प्रत्यय है तो दो अंग बन जाएंगे यहाँ पर। यानी कि श्नु के परे रहते श्री अंग है, और तिप के परे रहते श्री णु, ये अंग है। तो तिप के कारण से, तिप भी तो सार्वधातुक है भाई। श्नु सार्वधातुक था लेकिन श्री को गुण नहीं हो पाया, परंतु तिप भी सार्वधातुक है। अब श्नु को गुण कैसे हो गया? क्योंकि पित्त है आचार्य जी। हाँ, क्योंकि इसमें पकार लगा हुआ है। तो इस तरह से ये पित्त और अपित्त सार्वधातुक, ये बहुत अभ्यास होना चाहिए इसका। तो ऐसे ही आपनोति, अब श्नु को गुण कर लिया हमने, क्योंकि तिप है आगे सार्वधातुक होते हुए भी वो मित नहीं बन पाया पित्त होने से। और यदि हम द्विवचन बनाए आपनोति का तो आपनुतः अपित है आचार्य जी। अब यहाँ पर शुनु के कारण से तो खैर यहाँ गुण की आपको प्राप्ति नहीं है, लेकिन जो तस आ गया वो अपित सार्वधातुक हो गया, तो उसने शुनु को भी गुण नहीं होने दिया। तो आप नोति, आप नुतः। अब नहीं करता, आप नोतः नहीं बोलेंगे अब। तो आप नोति, ऐसे ही लोट लकार में आप नोतु, लंग लकार में आप नोत, ये बन जाएंगे। चलो आगे बनाओ वाक्य। वह लिख रहा है। स लिखन् अस्ति। हाँ, तो स लिखन अस्ति, क्षत्रिय प्रत्यय। और यहाँ कौन से गण की धातु है ये? तुदादि गण की। लिखती नहीं समझ में आ रहा? लिखती, लिखन बोला हमने, लेखन नहीं बोला। तो तुदादि गण में गुण कैसे हो जाएगा? क्योंकि श प्रत्यय अपित सार्वधातुक है। अगर भवादि गण की होती तो शप आएगा, और शप कैसा है? पित्त सार्वधातुक है। भवादि गण की होती अगर ये, तो लेखन अस्ति, फिर ऐसे बोलते हैं हम। लेकिन तुदादि गण की है तो लिखन अस्ति। अब यदि इसका स्त्रीलिंग बनाए हम, इसका यदि स्त्रीलिंग बनाए तो कौन सा सूत्र लगेगा? आछी नद्योर्नुम लगेगा या शप श्यनोर नित्यम लगेगा? आचिर आचिर नद्या। हाँ, क्योंकि शप और शन नहीं है यहाँ, और आछी नद्योर्नुम विकल्प से नुमागम कर रहा है। तो लिखंती ये भी रूप चलेंगे, और लिखती इसके भी रूप चलेंगे। लेकिन पठत से बनाएंगे स्त्रीलिंग का तो पठंती यही बनेगा, पठती नहीं बनेगा। हुआ स्पष्ट? जी। ये अंतर है, क्योंकि शप और शन करेंगे तो नित्य नुम होगा, और श करेंगे तो विकल्प से नुम होगा स्त्रीलिंग में। तो स लिखन अस्ति। आगे वे दो लिख रहे हैं। तौ लिखन्तौ स्तः। वे सब लिख रहे हैं। ते लिखन्तः स्तः। ते लिखन्तः स्तः। नहीं, संति। बहुत सारे हैं ना। हाँ, हाँ, सन्ति। सन्ति। संति, ते लिखन्तः संति। आगे तू काम कर रहा है। कार्यं कुर्वन् अस्ति। तो यहाँ पर क्योंकि काम शब्द एक और आ गया है, और क्री धातु का ये कर्म बन जाएगा, तो हमने जो बोला कार्यम, ये है द्वितीया का एक वचन। ठीक है ना? कार्य को करता हुआ।
तो त्वम कार्यम कुर्वन्, असि आगे क्रिया असि आएगी। अब तो कुर्वन् में यहाँ पर कौन सा विकरण आया? तनादि क्रेभ्य ऊ, यहाँ ऊ विकरण है, ऊ विकरण है। तो मूल शब्द बनेगा क्षत्रिय प्रत्यांत कुर्वत। कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः कुर्वन्तं कुर्वन्तौ कुर्वतः कुर्वता कुर्वद्भ्याम, ऐसे रूप चलेंगे। तो त्वम कार्यम कुर्वन् असि, आगे तुम दोनों जा रहे हो। वाम गच्छन् स्थः। हाँ, अभी नहीं बना। युवाम युवाम गच्छन्तो स्तः। गच्छन्तो स्तः। अभी भी अशुद्ध है। युवाम गच्छन्तौ, आगे स्तः। युवाम आ रहा है। स्थः, हाँ स्तः। क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी। हाँ, युवाम, प्रोनाउंसिएशन लगाए। हाँ, युवाम गच्छन्तौ स्थः, आगे तुम सब हंस रहे हो। यूयम हसन्तः स्तः। हाँ, यूयम हसन्तः स्थ, इस तरह से। मैं फलों को देख रहा हूँ। अहम फलानि पश्यन् अस्मि। हाँ, तो फलानी में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीयाचर, द्वितीय बहुवचन। या तो अहम फलानी पश्यन् अस्मि। अब पश्यन् अस्मि में एक कार्य आप और कर सकते हो। क्या? संधि। संधि कैसे, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? आज जोड़ देंगे न और को। नहीं नहीं, डबल नकार। पश्यन्नस्मि, पश्यन्नस्मि, नमो ह्रस्वादचि नमोण नित्यम, 8वें अध्याय का सूत्र है। फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। तो पश्यन्नस्मि ऐसे भी कह सकते हैं, और पश्यन्नस्मि यूं भी कह सकते हैं। हम दोनों जल पी रहे हैं। आवाम पयः पिबन्तौ स्वः। हाँ, तो आवाम पयः पिबन्तौ, पयः में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीयाचार्य। द्वितीया। तो पयः पिबन्तौ स्वः। हम सब फूल सूंघ रहे हैं। वयम पुष्पाणि जिघ्रन्तः स्मः। हाँ, तो यहाँ पर पुष्पाणि द्वितीया का बहुवचन, वयम पुष्पाणि जिघ्रन्तः बहुवचन, ये भी हो गया। और क्रिया आ जाएगी स्मः। अब यहाँ भूतकाल के वाक्य, तो वह पढ़ रहा था। स पठन् आसीत्। हाँ, यहाँ भी हम नकार डबल कर सकते हैं चाहें तो। स पठन् आसीत्, वह पढ़ता हुआ था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे वह पढ़ रहा था। और दूसरा क्या बोला मैंने प्रकार, वह पढ़ता हुआ था। हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ यही प्रश्न मन में आ सकता है कि हम वर्तमान काल में लट लकार लाते हैं और उसके स्थान पर क्षत्रिय कर रहे हैं, और भूतकाल यहाँ बोल रहे हैं। तो बात वही छिपी हुई है, मैंने उस दिन भी चर्चा की थी कि भूतकाल बोल अवश्य रहे हैं, लेकिन भूतकाल बोल रहे हैं हम अस धातु के कारण से। अर्थात वह पठन क्रिया में व्यस्त था, ये बात पीछे की है। तो हम पीछे को हटेंगे अब, ठीक है ना। हम पिछले काल में पहुंचेंगे वहां। अब वहां देखो, अनुभव करते हुए, उस समय तो पढ़ रहा था ना वो। अब नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उस समय तो पढ़ रहा था ना। उसी समय की वर्तमान कालता को ध्यान में रखते हुए हमने क्षत्रिय प्रत्यय कर लिया लट लकार ला करके। तो इस तरह के वाक्य बन जाते हैं ये। तू भोजन कर रहा था। त्वं भोजनं कुर्वन् आसीः। ठीक है। मैं काम कर रहा था। अहम कार्यं कुर्वन् आसम्। हाँ, यहाँ आसम हो जाएगा। ऐसे ही रमा पढ़ रही थी। रमा पठन्ती आसीत्। हाँ, अब यहाँ पठंती बोलेंगे, पठती नहीं बोलेंगे। पठंती आसीत, यह आदेश कर सकते हैं तो पठंती आसीत।
आगे बालक लिख रहा होगा। बालको लिखन भविष्यति। हाँ, यहाँ भविष्यति का प्रयोग करेंगे अस धातु के स्थान में भू आदेश करके। ऐसे ही आगे है, इधर आते हुए कोयल, हंस, मोर और तोते को देखो। इत आगच्छतम कोकिलम हंसम। आगच्छन्तम, इत आगच्छन्तम। समागम करना पड़ेगा ना 5 हाँ, स्थानों पर। उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो धातोः। आगच्छन्तम तम कोकिलम हंसम मयूरम शुकम पश्य। च च पश्य। शुकम च पश्य। पश्य। अब यहाँ जो हमने देखा कि कोयल, हंस, मोर और तोते, ये तो 4 हैं प्राणी, और चारों ही आ रहे हैं, तो फिर बहुवचन होना चाहिए ना, बहुवचन होना चाहिए। जी। लेकिन यहाँ हम वाक्य में ऐसा भी सोच सकते हैं कि हर किसी के साथ में हम अलग अलग करके क्रिया जोड़ रहे हैं। कोयल आ रही थी, हंस भी आ रहा था, मोर भी आ रहा था, एक एक को एक एक के साथ में क्रिया जोड़ रहे हैं हम। तो इस तरह से एक वचन भी कह सकते हैं, जैसे आगंतम कोकिलम, आगंतम हंसम, आगंतम मयूरम। और यदि कोई बहुवचन भी बोलता है तब भी अशुद्ध नहीं कहलाएगा। तो आगच्छन्तम का बहुवचन क्या बनेगा? द्वितीय का आगच्छत बहुवचन आगच्छन्तः। गलत हो गया। वहां अनुमागम कैसे कर लोगे? सर्वनाम स्थान कहाँ है शस में? आगच्छ आगच्छतः, आग- इत आगच्छतः है, कोकिलम हंसम मयूरम और शुकम च पश्य। तो सबको मिलाकर के चारों को बहुवचन भी कह सकते हैं, और एक एक के साथ क्रिया जोड़ने की यदि इच्छा है हमारी, क्योंकि वक्ता की इच्छा के ऊपर वाक्य बनता है, तो वहां पर एक वचन भी कह सकते हैं। अब क्योंकि अगले वाक्य में तो बहुवचन के ही सारे शब्द आ रहे हैं, तो अलग अलग जोड़ोगे तब भी बहुवचन, एक साथ सबको जोड़ोगे तब भी बहुवचन। जैसे वहां बैठे हुए कबूतरों, कौओं, बगलों और उल्लुओं को देखो। तो अब यहाँ पर बैठे हुए इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? तत्र तत्र तिष्ठतः। हाँ, अब है तिष्ठन, तिष्ठन्तौ, तिष्ठन्तः, तिष्ठन्तम, तिष्ठन्तौ, तिष्ठतः, द्वितीय का बहुवचन। तो कपोतान है, काकान है, बकान, और उल्लू का उलूकान। उलूकांश्च, उलूकांश्च। ये तो संधि बता दी थी ना, अभ्यास होगा। उलूकान नहीं, अभी ध्यान रहा होगा, नकार को रू करने का सूत्र। उलूकान, नकार को रू करेंगे, रू का विसर्ग करेंगे, विसर्ग का सकार करेंगे, और का के आ को अनुनासिक करेंगे। कई कार्य हैं इसमें। यरो अनुनासिक होगा चल। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नकार को रू करने का सूत्र है नश्छव्य प्रशान, 8वें अध्याय में। चलो इस पर फिर चर्चा करेंगे, कभी मुझे याद दिला देना, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है इतना अभी। तो उलूकांश्च, जैसे पीछे हमने सूत्र नहीं बोले हैं द्वितीय पाद में, देखो, मृड मृद गुध कुश क्लिश रुद विद मुषक रही स्वपि प्रच्छः, क्या है? संश्च। तो संश्च में सन और च, तो ये क्या हुआ? तो सन में नकार है, ऐसे देखो उलूकान में नकार है, और आगे हम च बोल रहे हैं, वहां भी सन के आगे च है। ठीक वैसा ही तो बन रहा है, संश्च उलूकांश्च। तो सूत्र नकार को रू करने का है नश्छव्य प्रशान। अब रू करेंगे तो रू का रेप बचेगा, तो हो गया उलूकार, उलूकार। अब रेप हो गया तो विसर्ग होगा, फिर होगा नहीं होगा? उलूकाह। अब विसर्ग हो गया तो आगे फिर क्या आ रहा है ना, तो विसर्जनीय से सह, सकार हो गया, उलूकास। फिर स्तोष्टनाश्च हो, उलूकाश्च। लेकिन अब वहां पर एक नियम और काम करता है कि उस प्रकरण में, वो प्रकरण है एक अलग, मत व स्वरूप संबुद्धो छंदसी वाला, तो उस प्रकरण में अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, और अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। 8वें अध्याय में देखो, 8वें अध्याय में पाद का, यहाँ ये पाद प्रारंभ हो रहा है, मत वसो रु संबुद्धौ छंदसी। तीसरा पाद देखो 8वें अध्याय का,
8वें अध्याय का 3रा पाद, मतवसो रु संबुद्धौ छंदसी। ये रू की अनुवृत्ति जाती है यहाँ तक, और ये पूरा ये 12 सूत्र है ना, ये इसी कॉलम में पूरे 12 सूत्र का नाम मृडते यहाँ तक, ये कहलाता है ऋत्व प्रकरण। क्या कहलाता है? ऋत्व प्रकरण। प्रकरण। तो जब भी कभी कहा जाए कि 8वें अध्याय का ऋत्व प्रकरण, देखो रू करते हैं प्राय करके हम किस सूत्र से? ससजुषो रूह। क्या कहा मैंने अभी? रू करने का मुख्य सूत्र हमें यही तो ध्यान है आज तक कि ससजुषो रूह, लेकिन वो ऋत्व प्रकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रू आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो वहीं का वहीं रह गया, बस हो गया काम पूरा, रू कर दिया उसने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 12 सूत्रों में है ये रू का प्रकरण, इसलिए ऋत्व प्रकरण ये कहलाता है। तो इसी में देखो सूत्र है कहीं पर, नष्टव्य प्रशान, 7वां। तो ये कहता है नह मन नकार के स्थान में षष्ठी है, छवि छव प्रत्याहार परे रहते, ऊपर से रू की निवृत्ति आ रही, रू आदेश हो जाता है। लेकिन प्रशान शब्द के नकार को रू नहीं होगा, अप्रशान, बस ये सूत्र हो गया। अब जब इस प्रकरण में हम कभी भी रू करते हैं किसी भी नकार के, मकार के स्थान में भी होता है अनेकों स्थलों पर, किसी सूत्र से भी करें रू, तो देखो ऊपर 2 सूत्र बैठे हुए हैं, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, और उसके आगे 4 संख्या पर है अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। आप जब भी रू करोगे तो रू से पूर्व जो स्वर है, जैसे यहाँ पर क्या था, उलूकान, तो नकार को हमने रू कर लिया, तो रेप से पूर्व क्या है स्वर? का में आ, उलूकान, उस आ को या तो अनुस्वार करो या अनुनासिक करो। तो हमने अनुस्वार करके बोल दिया, या उच्चारण एक जैसा ही होगा, या अनुनासिक कर लो, वही चंद्र बिंदु, तो उलूकांश्च इस तरह से बनेगा। आगे, काम करते हुए बालक को लड्डू दो। कार्यं कुर्वते बालकाय मोदकम देहि। हाँ, तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति जब बालकाय में आ गई तो उसी का जो विशेषण है, ये क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द सभी विशेषण बनते हैं, तो विशेषण में भी चतुर्थी हो गई, कुर्वते, कार्यम कुर्वते बालकाय। आगे, काम करते हुए मनुष्य का यश होता है। कार्यं कुर्वतो मनुष्यस्य यशो भवति। हाँ, अब यहाँ पर कुर्वतः, ये षष्ठी का एक वचन बना, क्यों? क्योंकि उधर हम मनुष्य में भी षष्ठी ला रहे हैं, मनुष्यस्य, और मनुष्य का है ये विशेषण कुर्वत शब्द, तो कार्यम, कार्य में द्वितीय ही रहेगी, कार्यम कुर्वतः मनुष्यस्य। आगे, जल पियो, ये सरल वाक्य हैं। अब ये असुन प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करना है आगे के वाक्यों में, तो जल पियो क्या बन गया? पयः पिब। पयः पिब, तो पया में कौन सी व्यक्ति? द्वितीय। द्वितीय का एक वचन हो गया। यश के लिए यत्न करो, यशस्य कृते यशस् शब्द असुन प्रत्यांत है, यशार्थम यत्नं कुरु, यशार्थम यत्नं कुरु, नहीं, चतुर्थी यशार्थम भी नहीं बनेगा। अगर आपको अर्थ जोड़ना है शब्द, तो पहले मूल शब्द को पकड़ो, क्या है? यश नहीं है शब्द मूल, यशस नहीं, यश मूल शब्द है यशस। ये असुन प्रत्यांत शब्दों की बात हो रही है यहाँ, पयस, यशस, नमस, ये सब असुन प्रत्यांत शब्द हैं। तो यशस का यदि हम षष्ठी बनाएंगे तो बनेगा यशसः, जैसे कृते जोड़ा था हमने, तो यशसः कृते, और नहीं तो सीधा चतुर्थी व्यक्ति ले आओ, ङे प्रत्यय यशसे, ये वही दिखाना चाह रहे हैं कि यशसे यत्न करो, यतस्व। अब यत धातु आपने पद किया, ध्यान रखना, तो लोट लकार में यतताम, यतेताम, यतंताम, यतस्व, यतेथाम, यतध्वम, तो यतस्व ये बनेगा। अपना शिर छुओ, स्वकीयं शिरः स्पृश, तो स्वकीयम कौन सी व्यक्ति है?
द्वितीया। क्यों है द्वितीया? क्योंकि आगे शिरस का है ये विशेषण, और शिरस है कर्म स्पृश धातु का, ये हमें पता भी होना चाहिए। तो शिरस का द्वितीया में बनेगा एक वचन में शिरः, यहाँ बनेगा स्वकीयम। यहाँ स्वकीय नहीं कह सकते क्यों, आकारांत है ये, वो हलंत है, असुन प्रत्यांत है। तो स्वकीयम शिरः स्पृश। आगे तालाब में बगुले हैं। सरसि बकाः सन्ति। तो यहाँ सरस शब्द असुन प्रत्यांत। तो देखो पयस, यशस, शिरस और सरस, ये सब एक जैसे शब्द है ना, वही सिखा रहे हैं ये। तो सरसी सप्तमी बनेगा एक वचन में, सरसी बका हसंती। अपना मन पवित्र करो, अब मनस आ गया। स्वकीयं मनः पवित्रं कुरु। हाँ, तो ये भी यहाँ स्वकीय मन द्वितीया के ही हुए दोनों, यानी कि अपने मन को। तो स्वकीय मन पवित्रम कुरु। अंधकार में मत बैठो। तमसि मा तिष्ठ। अब यहाँ तमस आ गया, तमसो म ज्योतिर्गमय। तमस ये भी असुन प्रत्यांत है, तो इसका सप्तमी में तमसी, और मत बैठो। मा तिष्ठ। हाँ, माँ तिष्ठ। आगे वह मेरा भाषण सुनता है। स मदीयं वचः शृणोति। हाँ, यहाँ वचस शब्द आ गया असुन प्रत्यांत, और व्यक्ति कौन सी कहलाएगी वचः में? द्वितीया। द्वितीय फिर आ गई। भाषण को सुनता है, क्योंकि श्रु धातु का ये कर्म बनेगा। और मेरा की क्या बनाई थी? मदीयं। मदीयम। तो स मदीयम वचः शृणोति, तू दूसरे का वचन सुनता है। त्वं परिकीयं वचः शृणोषि। हाँ, तो त्वम परकीयम, परकीयम दूसरे का हो गया, मदीयम मेरा हो गया, त्वदीयम तेरा हो गया। इस तरह से बनते हैं ये शब्द। तो त्वम परकीयम वचः शृणोषि। मैं तेरा वचन सुनता हूँ। अहं त्वदीयं वचः शृणोमि। त्वदीयम, वो श्लोक में आता है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये। तो त्वदीयम, ये आ रहा है ना, ये सर्वत्र ये छ प्रत्यय होता है, ये छ प्रत्यय, और छ के स्थान पर ई आदेश। वो वही सूत्र है 7वें अध्याय का दूसरा, युगोन्ना के आगे आयने यह हड ख छ घाम प्रत्ययादीनाम। तो वो छ को ई आदेश करता है। और ये जो शब्द है ना, ये त्वद युष्मद अस्मद आदि, इनकी इनकी वृद्ध संज्ञा भी होती है। वृद्ध यस्या चामादेश तद वृद्धम, और आगे त्यदादि। त्यदादीनि च। तो त्यदादि गण में आते हैं ये शब्द, सर्वनाम शब्द त्यदादि गण में आते हैं, तो इनकी वृद्ध संज्ञा भी होती है। और वृद्ध संज्ञा इनकी हो जाती है ना, वहां पर वृद्धाच्छः, वृद्धाच्छः सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। ये छ प्रत्यय करता है फिर तेरा मेरा आदि अर्थों में, उसी छ को ई करके बनते हैं ये। तो ये हो गया पर की, हो गया। आगे मैं तेरा वचन सुनता हूँ, तो अहं ये हो गया त्वदीयं वचः शृणोमि। वचः शृणोमि। वह सुने, अभी असुन प्रत्यांत की बात नहीं है, ये शुरू धातु का प्रयोग दिखा रहे हैं ये। तो वह सुने, स शृणोतु। शृणोतु हो जाएगा, और तू सुन, त्वम शृणु। तो शृणु। हाँ, त्वम शृणु मध्यम पुरुष का एक वचन, मैं सुनूं। अहं शृणुयाम। तो लकार बदल क्यों दिया? जब शृणोतु लोट लकार, शृणु लोट शृणवाणि। लकार, और शृणुयाम में पहुंच गए लिंग लकार में। आपने कहा था ना, चलिए दोनों का प्रयोग कर सकते वो हैं। कर सकते हैं, लेकिन उसका करो ना पहले, या तो ये को ग्रुप नहीं आ रहा है हमें उसका। शृणवाणि। क्या बोलो, दोबारा बोलो। शृणुवाणि। शृणु, शृणवाणि। हाँ शृणवाणी। जी। देखो, शृणोतु शृणुतात शृणुताम शृण्वन्तु, शृणु शृणुतात शृणुतम शृणुत, शृणवाणी। यहाँ गुण हो जाएगा अब सर्वत्र। शृणवाणी, शृणवाव,
श्रृणवाम। अब यदि हम प्रश्न करें यहाँ गुण कैसे हो गया, तो क्या उत्तर आएगा इसका? यहाँ गुण कैसे हो गया इन तीनों में, उत्तम पुरुष में? पित है आचार्य जी। तो पित्त कैसे, कौन पित्त है? पित्त तो मिप होता है, चलो यहाँ मान भी ले हम मिप में, लेकिन श्रेण वाव श्रेण वाम यहाँ कैसे गुण हो गया? ये तो बस और मस का है। तो देखो उत्तम पुरुष में एक 8 आगम किया गया है अलग से, तीनों में, मिप वस मस। और वो भी ले लो उधर आत्मनिपद के प्रत्यय, इट वही महिम। लोट लकार के उत्तम पुरुष में धातु चाहे आत्मनिपद की हो चाहे परस्मी पद की हो, जब भी हम लोट लकार का उत्तम पुरुष का रूप बनाते हैं तो वहां आड उत्तमस्य पित्त च, उत्तम पुरुष में आड आगम होगा और उसको पित्त भी कर दिया पाणिनि ने। क्यों कर दिया? कि सार धातु कम पित्त को अवकाश ही न मिले आने का, वो इंगित कर ही न पाए। जब इंगित नहीं कर पाएगा तो शरणवानी शरणवाव शरणवाम। तो यहाँ सर्वत्र 8 आगम छिपा हुआ है, जो कि पित्त धर्म को लेकर के आया था, जिससे कि नित्व न हो पाए। इस तरह से गुण हो जाता है। उसने सुना, सो शृणोत। हाँ, स अशृणोत, तो सो शृणोत, ठीक है ना, सह अशृणोत सो शृणोत। ऐसे ही तूने सुना, त्वं शृणु। सुना, सुना। त्वं अशृणोः। हाँ, अशृणो हो, मध्यम पुरुष लंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। मैंने सुना, अहम अशृणवम। ना अशृणवम। तो श्री शुरू का प्रयोग बहुत होता है, इसके रूप और एक बार अभ्यास कर लेना, ये तो स्मरण रहनी चाहिए हमें, श्रु धातु के रूप। क्योंकि हम सब ये विद्या जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? श्रुति। तो श्रुति भी तो श्रु धातु से बनता है। सम श्रुते न गमे मही, माँ श्रुते न। तेन विराजसे। हम सदा वेदवाणी के साथ रहें, वेदवाणी से कभी भी विमुख न हो। सम श्रुते न गमे मही, एक एक कदम हमारे जीवन का वेद के साथ चले। श्रुते न गमे मही। हम ढूंढते हैं और साथियों को कि भाई जाना है, कोई साथ चलेगा क्या? मंत्र क्या कह रहा है? श्रुते न गमे मही, श्रुत के साथ जाओ ना। आचार्य जी, वेदवाणी एक मासिक पत्र के ये लाइन दिया जाता है ना आचार्य, अथर्ववेद मंत्र का। ये पंक्ति लिखी रहती है उसमें कि सम श्रुते न गमे मही, माँ श्रुते न विराधिषी। ऐसा न हो कि श्रुत से हम दूर हो जाएं, वो छिन न जाए हमसे श्रुत। कहने का तात्पर्य प्रत्येक कर्म हमारा ज्ञान पूर्वक हो। अज्ञानता यदि आएगी तो फिर कर्माशय में जाएगा कर्म, और कर्माशय में कर्म जाना ही, बस यही सबसे भयंकर स्थिति होती है। महती विनष्टि यहीं से प्रारंभ हो जाती है, महती विनष्टि। और यदि हमने ऐसा कर्म कर लिया जो कर्माशय में जाने लायक है ही नहीं, जा ही नहीं सकता है, दरवाजा बंद है उसके लिए, तो वो कर्म फिर हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखाता है। वो बंधन नहीं कराएगा वो कर्म, न कर्म लिप्यते नरे, वो कर्म फिर मनुष्य में लिप्त नहीं होता। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।